के लोग जो है ना उनको ये पता नहीं चलता कि मुझे कौन से क्षेत्र में जाना है या मुझे क्या करना है आगे जाके। बट वही वही समय में आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का ये क्यों चुना आगे जाने के लिए? First of all, thank you very much. And because Desmukh sir, then Bhavi and I know Prasad. So we know each other for a long time. But यहाँ बुलाकर मुझे इस तरह से सम्मानित करने के लिए really very thank you. Thank you all of you. और आपने जो गीत गाया मतलब इसके साथ कोई बैंड या कुछ था नहीं, लेकिन it was so nice to hear. कान को बहुत अच्छा लग रहा था. So thank you so much. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ कोर्स बिहार में हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना बिहारी लोग को ऐसा बोला जाता है नॉर्मली, अगर बच्चा पैदा हुआ ना तो वो पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर या IAS ऑफिसर बनेगा। ये तीनों बंधे रहते हैं। मैंने डिफरेंट एक बात चूज इसलिए किया कि मैं पढ़ने में उतना अच्छा था नहीं। नॉर्मली IIT एंड MBBS करने के लिए उसमें थोड़ा सा और इंटेलिजेंट होना पड़ता है। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना टाइम ज़्यादा उधर वेस्ट नहीं करूँ। बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंड IAS की तैयारी करते हैं वो साल 2 साल 5 साल तक ड्रॉप लेते रहते हैं। 10+2 के बाद वो तैयारी करते रहते हैं, लगे रहते हैं। तो मेरा ये था प्लान कि अगर होगा तो फर्स्ट इंस्टेंट में होगा, नहीं तो अपना सेकेंड अटैम्प्ट नहीं लेना होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो अच्छी बात है। मैंने अटैम्प्ट दिया था, नहीं हुआ। लेकिन उसी समय ये कोर्स रिसेंटली इंडिया में ही लॉन्च हुआ था, हार्डली 2 या 3 साल पहले। बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन IMS इंदौर में लॉन्च हुआ था, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के अंदर में हुआ था। तो इंडिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट था जो पहले ये कोर्स करवाता था, वो था टीस। और नॉर्मली वो जो प्रोग्राम टीस में करते थे वो या तो मेडिकल ग्रेजुएट्स ही कर सकते जो MBBS कर चुके हैं या क्लिनिकल बैकग्राउंड से। तो मेरा उसमें एडमिशन हो नहीं सकता था बिकॉज मैं नॉन क्लिनिकल बैकग्राउंड से था, 10+2 कर रखा था। तो मैंने फिर इसमें अपीयर हुआ जिसका रिक्वायरमेंट नॉन क्लिनिकल बैकग्राउंड था। अगर आप 10+2 में बायोलॉजी अगर आपका मेजर है तो यू कैन अप्लाई। तो फिर उसमें ऑल इंडिया रैंक में 20 सीट्स थे उसमें उस कोर्स में, और आई वॉज वन ऑफ देम टू गेट सिलेक्टेड। सो ऑल ओवर इंडिया से मतलब अपॉर्चुनिटी था। मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में, लेकिन एवरेज तो था, कम से कम उसको मैंने क्रैक किया। बट मुझे मैं हमेशा से हेल्थ केयर सेक्टर में रहना था। मुझे ऐसा लगता था कि एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप लोगों के साथ हमेशा कनेक्टेड रहोगे। सो मैं उसमें सिलेक्ट हुआ एंड देन अगेन जर्नी स्टार्टेड। तो उसमें जो पढ़ना रहता है सेम चीज़ पढ़ने रहती है जो एक MBBS डॉक्टर को पढ़ना रहता है। बायोलॉजी में फिर फिजियोलॉजी, एनाटोमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब ESM, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, सर्जरी, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें पढ़नी रहती है जो MBBS ग्रेजुएशन जो मेडिकल डिग्री होती है MBBS उसमें जो लोग पढ़ते हैं। बट धीरे धीरे 3 साल के बाद फिर हम लोगों को मैनेजमेंट के ओरिएंटेड ट्यून करना रहता है। तो फिर हम मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ने लगते हैं। अकाउंटिंग हो गया, फिनांस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सिस्टम। तो जो ग्रेजुएशन था BHA, बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें मेनली मेडिकल रिलेटेड सब्जेक्ट थे। एंड देन मास्टर्स में हमारे फिर फाइनली मैनेजमेंट रिलेटेड स्टफ्स आ गए। So to answer your question, I got opportunity to select this path because I was not willing to leave or waste any one of my precious year. तैयारी में मैं ज़्यादा उसमें डाला। आपके से कोई मतलब आपके माताजी या पिताजी ये हॉस्पिटल रिलेटेड कुछ वर्क में थे? नहीं, मेरे पापा एक इंजीनियर थे। ही वॉज इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। सो उनकी इच्छा तो डेफिनेटली थी कि मैं इंजीनियर बनूं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, तो मम्मी की तरफ से तो कोई ऐसा था नहीं जो बनना है बन जाओ। लेकिन मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बायोलॉजी में ज़्यादा था। मेरा बायोलॉजी मेजर था, तो मैं पहले से इंक्लाइन था। तो पापा ने ऐसा कभी मुझे फोर्स नहीं किया था कि आई शुड बी इंजीनियर। ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अगर कोर्स के बारे में आप कुछ बता सकते हो? ये नॉर्मली आई थिंक आप लोगों को पता रहेगा। नॉर्मली ये 5 ईयर प्लानिंग, 10 ईयर प्लानिंग या 25 ईयर्स प्लानिंग जो कंट्री में लोग करते हैं, प्लानिंग कमीशन होती है, उनका रहता है कि आफ्टर 20 ईयर्स इंडिया किधर जाएगा, वो सबसे बड़ा डिमांड क्या रहेगा। तो उस समय 2000 के आसपास एक आर्टिकल आया था कि हॉस्पिटल सेक्टर इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अभी
देयर विल बी लॉट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स विच आर अपकमिंग। तो अपोलो ही उस समय ऐसा था जो प्राइवेट हॉस्पिटल ग्रुप था, फिर वकार्ड एंड फोर्टिस 2-3 कंपनी थी। लेकिन उस समय आर्टिकल आया था, प्लानिंग कमीशन ने बोला था कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में और ज़्यादा हॉस्पिटल्स आएंगे। जब हॉस्पिटल्स आएंगे तो नॉर्मली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो डॉक्टर ही मैनेज करते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट या बाकी लोग ही हॉस्पिटल मैनेज करते हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नॉर्मली उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से। तो उसके लिए उस समय मैंने आर्टिकल पढ़ा था और मुझे उस समय लगा था कि नहीं, ये इमर्जिंग एरिया है जहाँ पर अभी नॉर्मली इंडिया में इतने सारी डिफरेंट तरह की अब बीमारी और ज़्यादा आ रही है, बिकॉज लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। तो जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स खुलेंगे उतने ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी रहेगी, उतने ज़्यादा लोगों का रिक्वायरमेंट रहेगा। एंड देन आई थॉट आई शुड बेटर चूज दिस पाथ। सर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर करने के बाद में अभी आपका जो इन्होंने आपका डेजिग्नेशन बताया कि आप ऑल ओवर इंडिया के आप ट्रांसप्लांट हेड हो, तो ये ऑर्गन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन द ट्रांसप्लांट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये रिलेशन एक्चुअल में क्या है? सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक्चुअली जब ज्वाइन किया था, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर को ज्वाइन किया था। वहाँ पर मैं वहाँ पर प्रोबेशन पीरियड में था 6 महीने, और मेरे पास जो डिपार्टमेंट था 2 था। एक मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जहाँ पर मेरे को सारे फाइल्स मैनेज करने रहते थे मेडिकल रिकॉर्ड्स के। दूसरा था टीपीए। तो टीपीए नॉर्मली रहता था डेस्क जॉब, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड्स में मेरे को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। उसमें क्या होता था कि कभी कभी ऐसे मेडिकल लीगल केसेस आते थे जिसको हॉस्पिटल को जाकर रिप्रेजेंट करना पड़ता था कोर्ट में। तो मैं 2-3 ऐसे बहुत अच्छे केसेस को जाकर रिप्रेजेंट किया था। सारे मेडिकल रिकॉर्ड लेकर जाने पड़ते थे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट में। तो स्टार्टिंग तो ऐसी हुई, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, देयर इज़ टू मच टू डू। सो फिर मैं हैदराबाद मूव कर गया। हैदराबाद में आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था। नॉर्मली मेरा ओपीडी आईपीडी मैनेजर में था, जो पेशेंट का एडमिशन एंड ओपीडी वगैरह जो हम लोग देखते हैं। ओपीडी मीन्स आउट पेशेंट, जो डॉक्टर को गए दिखला करके दवा लेकर निकल गया हॉस्पिटल से, वो आउट पेशेंट होता है। आईपीडी होता है इन पेशेंट, जो पेशेंट लोग भर्ती हो। तो मैं दोनों का मैनेजर था केयर हॉस्पिटल हैदराबाद में। एंड उस समय उनके बहुत सारे हॉस्पिटल आने वाले थे भुवनेश्वर एंड रायपुर में। तो मैं उनके उस यूनिट का प्रोजेक्ट इंचार्ज भी बन गया। तो हॉस्पिटल जब स्टार्ट होता है तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। वो तो कंप्लीट बिजनेस प्लान उसके लिए समझना, अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करना, ऑन बोर्ड करना, रिक्रूट करना, सारे लाइसेंस गवर्नमेंट जो लाइसेंस होते हैं उसको लेना। तो ये इसका भी एक्सपीरियंस मुझे आ गया था। नाउ उस समय ट्रांसप्लांट में मेरे को इसलिए इंटरेस्ट था बिकॉज इसमें डायरेक्ट लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ लोग थे जो उसमें काम कर रहे थे। और लकली आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ग्लोबल हॉस्पिटल, जो मैं हैदराबाद में था। सो मेरा बिगिनिंग जब ऐसा हुआ कि एक यूके से सर्जन वापस इंडिया में आया था 2009 में। प्रोफेसर मोहम्मद रेला उनका नाम है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। उन्होंने 5 दिन के छोटे बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट किया था, जो अभी जाकर के करीब 30 इयर्स की ओल्ड हो चुकी है। तो नॉर्मली ऐसे बच्चे का जो अभी कुछ देख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, उसका ट्रांसप्लांट करना। तो हिज नेम वाज देयर इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड मैं कभी उनके साथ जब मैं मिला तो मैंने देखा कि वो जिस तरह से पेशेंट को काउंसिल करते हैं। नॉर्मली अगर किसी को भी एडवांस लीवर डिजीज़ या एडवांस एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर होता है, जहाँ पर दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, उस समय पे पूरी फैमिली, मतलब पेशेंट नहीं, उसकी पूरी फैमिली ना पूरा होप छोड़ देती है। उन सबको पॉजिटिव होप देना, सबको वापस तैयार करना कि एक देयर इज़ अनदर ऑप्शन विच दे कैन चूज एंड गेट अ सेकेंड चांस इन लाइफ। सो सेकेंड चांस इन लाइफ मीन्स अगर वो ट्रांसप्लांट नहीं होता तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इवन फॉर अ मंथ और 2 ऑल्सो। तो उस समय जब मैं देखा कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट में बातें हो रही है, एंड आई लाइक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, क्योंकि जब लोगों को आप होप दे रहे हो और उस समय लोग जब समझते हैं और उनको लगता है कि नहीं, यही एक चीज़ बचा है जिसको ट्राई करना चाहिए, और उसको करने के बाद अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सरप्राइज नहीं बोल सकते उसको, एक अलग तरह से आत्मीयता, शांति मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर मैंने देखा कि फैमिली पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, ऑर्गन फेल्योर में है, उसको हम लोग एयरलिफ्ट करते हैं,
एयर एम्बुलेंस से ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, फिर पेशेंट के साथ उनको जो ऑर्गन देने वाला है उसकी भी तैयारी करते हैं। तो एवरी ट्रांसप्लांट इज़ अ प्रोजेक्ट। मतलब जो बोलते हैं ना कि आप हर एक पेशेंट का अपना एक अलग बैकग्राउंड होता है। कोई पैसे वाला है, कोई पैसे वाला नहीं है, किसी की शराब पीने की वजह से लीवर खराब हुआ, किसी को जेनेटिक बीमारी की वजह से खराब हुआ। लेकिन हर एक चीज़ों में ना अलग अलग आपको तैयारी करनी पड़ती है, और उसका फाइनली अगर ट्रांसप्लांट होता है और उसके बाद पेशेंट वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ जाता है ना, तो वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो इमेंस था। इसलिए मैं फिर उसमें गया और उसके बाद फिर मैं उसको छोड़ नहीं पाया। तो 2009 से मेरी जर्नी ट्रांसप्लांट में, और मैं नॉर्मली ऐसे डॉक्टरों के बीच में रहा जो नॉर्मली ये काम करते थे। तो उनको पेशेंट से कैसे बात करना, उनकी पूरी डायग्नोसिस कैसे बनाना, एंड देन उस कंक्लूजन पे पहुंचना कि नहीं, इसको ट्रांसप्लांट से ही बचा सकते हैं। मतलब मेडिसिन का असर खत्म हो चुका है, ट्रांसप्लांट ही इज़ द लास्ट होप। तो उस कंक्लूजन पे पहुंचना और फिर उसके लिए पूरी तैयारी करना। वो अचानक जैसे बोलते हैं किसी को अगर अपेंडिक्स हो गया, हर्निया हो गया, तो गया डॉक्टर को दिखलाया, थोड़ा बहुत जांच वाच और सर्जरी हो गई, या फिर सर्जरी करवा कर डिस्चार्ज होकर घर जा सकते हो। ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं होता। इट्स अ मिशन, एवरी सिंगल पेशेंट इज़ अ मिशन। तो उसके पीछे पूरी फैमिली को लगाना पड़ता है, खुद को लगना पड़ता है। एंड दिस पीपल हु आर डूइंग ट्रांसप्लांट, दे आर अ पैशन ओरिएंटेड पीपल। मीन्स उनको रात को भी जगना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं हो कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ही उनका काम है। दे आर ऑलवेज 24 आवर्स रिस्पॉन्सिबल। कभी भी कोई भी फ़ोन करता है, अगर रात को ऑर्गन मिला, रात को उनको हॉस्पिटल जाना है, जब भी ट्रांसप्लांट करना है तो उस समय पहुँचना है उनको। तो दे ऑल आर पैशन ओरिएंटेड एंड फुली डेडिकेटेड। सो ये इसमें मुझे फिर मज़ा आने लगा, बिकॉज जब आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो, उनको लगता है कि फैमिली इतनी डिस्टर्ब है, एंड यू आर गिविंग देम सम रे ऑफ होप, जहाँ पर उनको लगता है कि नहीं, नाउ दे कैन सेव देयर लव्ड वंस। सो उस समय फिर अपने को काफ़ी अच्छा, दैट्स हाउ माय जर्नी, एंड जो बोल सकते कि अभी तक मैं ट्रांसप्लांट में इन्वॉल्व हूँ। ये अभी हम लोग बात कर कि ट्रांसप्लांट जरूरी है, इट इज बिकॉज ऑफ ऑर्गन्स फेल्यूर। बट ये ऑर्गन्स फेल्यूर के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? किस कारणों की वजह से हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं? सो नॉर्मली जैसे जो मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी को जो मैनेज करते हैं, उसमें किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, ये सारे हैं। किडनी तो नॉर्मली आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे पेशेंट को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब रूटीन बीमारियां होती हैं जो फाइनली जाकर किडनी को डैमेज करती है। सो किडनी के साथ एक एडवांटेज है कि वो डायलिसिस करके दे कैन लिव फॉर सम टाइम, साल 2 साल 5 साल तक वो डायलिसिस करवा करके वैसे पेशेंट जिंदा रह सकते हैं। लीवर, हार्ट, लंग्स में ऐसा नहीं है, ऐसा कोई आपको टाइम बाई करने का ऑप्शन नहीं है। टाइम बाई कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा हो सकता है, 2 4 5 दिन का आप टाइम बाई कर सकते हो। लीवर डायलिसिस भी होता है, लेकिन हार्डली 2-3 दिन के लिए ही वो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखते थे जिसमें एक्यूट लीवर फेलियर के पेशेंट होते हैं, है ना, जिनका बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्ज़ाम में कम मार्क्स आया, वो जहर खा लेते हैं। तो उनका होता क्या है, उनका लीवर फेल होता है, इसलिए वो मरते हैं। तो सुसाइड में सबसे पहला जो ऑर्गन, और हम जो कुछ भी खाते हैं हमारे शरीर से, ऐसे ही 2 बड़े ऑर्गन हैं जो सारी गंदगी को बाहर निकालते हैं, वो किडनी और लीवर है। उसको बोल सकते हैं फिल्टर है हमारे शरीर का। हमारा जो भी ब्लड, जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स और ये सब जो भी ब्लड में रहते हैं, उसका फिल्ट्रेशन किडनी एंड लीवर करता है। तो किडनी जो कुछ भी खाते हैं उसमें कितना सोडियम, कितना पोटेशियम होना चाहिए, ये सब किडनी डिसाइड करता है। यूरिया कितना होना चाहिए, बिकॉज अगर ये बॉडी में या ब्लड में ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा, देन आपको चक्कर आएगा, आप बेहोश हो जाओगे, आपके दिमागी तौर पे आप पागल हो सकते हो, बिकॉज उसका कंट्रोल सिस्टम है। तो लीवर भी वही काम करता है। लीवर आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाता है जो आपको हेल्दी ग्रो करने के लिए, ये सब करने के लिए चाहिए। वो भी ये डिसाइड करता है कि आपके बॉडी में कौन सा मिनरल्स और एंजाइम्स और ये सब बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं कितनी क्वांटिटी में चाहिए। उससे थोड़ा सा भी आगे ऊपर नीचे होता है तो वो फिर वैसे लोग नॉर्मल नहीं होते। आप बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे जो थोड़ा सा मेंटली वीक होते हैं, वो बचपन में बिकॉज उनका लीवर उस समय समहाउ उस पर्टिकुलर हार्मोन्स को, एंजाइम्स को सही लेवल पे मैनेज नहीं किया, तो ये सब बीमारियां होती हैं। तो इसको ठीक करने का अगर डायग्नोसिस राइट टाइम पे होता है, सही समय पे सही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं ऐसे लोग, तो उसका डायग्नोसिस होता है, उसका इलाज भी हो सकता है कि दवाइयों से इलाज हो जाए।
ट्रांसप्लांट भी ना करना पड़े। लेकिन ये सब चीज़ें जैसे जैसे चलती रहती है ना, अभी कुछ कुछ ऐसे बीमारी जैसे विल्सन्स है, कॉपर की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो उससे विल्सन्स होता है। विल्सन्स हो गया बीमारी बच्चों में होता है, 18 से 20 साल के कम बच्चों में होता है, तो उनको देख नहीं पाएंगे, उनका दिमागी अच्छे तौर पे विकसित नहीं हो पाएगा, यू नो। सो वैसे बच्चों का फिर हम लोग ट्रांसप्लांट हमें करना पड़ता है। अदरवाइज और बड़े होते जाएंगे तो उनका जो नेचुरल ग्रोथ भी वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें ऑर्गन फेल करता है। तो किडनी नॉर्मली फेल करता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ये सब जो बहुत सारी चीज़ें हम केमिकल्स वगैरह सब खाते हैं उसकी वजह से फेल करता है। तो यही है कि एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए हर एक लोग को, साल में एक बार जा करके पूरे बॉडी का एक बार हेल्थ चेकअप करवा के सब ठीक चल रहा है कि एंड उसमें जो कुछ भी है तो प्रिकॉशन लो, ठीक करो अपने आप, यू नो। कुछ अगर एडवांस में बहुत सारे लोग लेट से सोते हैं, लेट से उठते हैं, ये सब अल्टीमेटली बॉडी को इम्पैक्ट करता है। या फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, घर का कम खाते हैं, वो सब चीज़ें हैं। लीवर फेल करता है नॉर्मली शराब पीने की वजह से, कॉमन है। लेकिन अब ज़्यादा कॉमन हो गया फैटी लीवर जिसको बोलते हैं, कि लोग जो बाहर की चीज़ें खाते हैं उससे फैट जाकर हमारे लीवर में इकट्ठा होता है। देन डायबिटीज़ हो गया, देन अल्कोहल भी पी लिए, ये सब मिक्स होकर के लीवर को जल्दी डैमेज करता है। सो अल्टीमेटली ये सारा पार्ट है जो लीवर को डैमेज करता है। हार्ट नॉर्मली डैमेज होता है। ऐसे लोग होते हैं जिनको नॉर्मली जिनका हार्ट का फंक्शन जो होता है, पंप हमेशा ऐसे ऐसे हार्ट करता है, राइट। अगर ये सिंक थोड़ा सा कम स्लो हो गया ना तो आपका हार्ट जो बॉडी में ब्लड है उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाता है। तो जब प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा तो दिमाग में जितना ब्लड पहुंचना चाहिए, जिस प्रेशर से पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचता है, तो पेशेंट धीरे धीरे वीक होने लगता है एंड फिर फाइनली दे डाई। तो उनका भी हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट बदल देते हैं। लंग्स में होता है कि नॉर्मली उनके लंग में भी फाइब्रोसिस हो जाती है। लंग्स में जो एयर सैक्स होते हैं जहाँ पर हवा एंड ब्लड दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यू नो, जो बोलते हैं ना ऑक्सीजनेट होता है ब्लड, यू नो, हीमोग्लोबिन जो बोलते हैं, तो वहाँ पर लंग्स में ये काम होता है। हार्ट का काम है कि ब्लड को पंप करना, हर एक सेल में ब्लड को पहुंचाना, और लंग्स का काम है कि उस ब्लड को ऑक्सीजनेट करना, उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करना। ये दोनों काम दोनों डिफरेंट ऑर्गन में होता है। कभी कभी लोगों का हार्ट एंड लंग्स दोनों खराब हो जाता है, बिकॉज एक खराब हुआ दूसरा भी साथ में पैरेलली खराब हो गया, तो हमें दोनों बदलना पड़ता है ऐसा। बट यस, ये सब अभी मुमकिन है, बदलने के बाद लोग अच्छे हो जाते हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है नॉर्मल हो जाता है। आप वापस से काम कर सकते हो, आप कुछ गेम खेलते हो, गेम खेल सकते हो, जॉब करते हो, जॉब कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें भी कर सकते हो। सर अभी अभी जो हमने बात की वो इस पेशेंट के लिए है, बट जब भी आप बता रहे थे स्टार्टिंग में, एक डॉक्टर का आपने एग्जाम्पल दिया, उसमें आपने बताया कि 5 साल के बच्चे को उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट किया है, 5 वीक के बच्चे को। और अभी हमारे पास भी एक केस ऐसे है कि जुपिटर हॉस्पिटल में एडमिट है, और हम लोग उसके लिए ही कोशिश कर रहे हैं कि कोई अदर फंड से उसको हम लोग फंड अरेंज कर सके। तो एडल्ट हम लोग समझ सकते हैं कि वो खाने में से उसको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर उसके लाइफ स्टाइल से, बट ये छोटे बच्चों को तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? तो उसका नॉर्मली ऐसे बच्चे को कुछ तो हेरिडेटरी बीमारी होती है, जैसे मैंने विल्सन्स बताया, ये जेनेटिक बीमारी है, हेरिडेटरी है, फैमिली में चलता आ रहा है। कुछ साइटोलिमिया होता है, मतलब ये केमिकल है जो बॉडी में, उसके बॉडी में ज़्यादा वो बन रहा है, तो ये कुछ भी अगर एक्स्ट्रा है बॉडी में ना, तो कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज करेगा, और तभी वो ज़्यादा रहता है जब लीवर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब जैसे आप लोग सुबह में कभी चखना खाते हो, अचार खाते हो ना बहुत, उसमें सॉल्ट ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है उस समय लीवर क्या करेगा कि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है, जो सोडियम और पोटेशियम और आयोडीन उसमें है, वो बाकी सब चीज़ों को ना वो निकाल देगा, फिल्टर आउट कर देगा जब लीवर अच्छा काम करेगा। तो अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो वो केमिकल आपके बॉडी में जाएगा, जो फाइनली जा करके आपके सोडियम को बढ़ाएगा, फिर आपको चक्कर आएगा, फिर आप बेहोश हो जाओगे, गिरोगे, ऐसा करके। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बच्चों में जेनेटिक बीमारी होती है जो फैमिली में चली आती है, उस फैमिली में कभी ना कभी कुछ ऐसे हो रहे होंगे जिसकी वजह से कुछ बच्चे नहीं बचते होंगे, पैदा होते ही एक्सपायर कर जाते होंगे, या कोई मेंटली वीक हो जाता होगा। तो ये सब एक रहता है। दूसरा होता है कि कुछ बच्चों में लीवर के साथ साथ उसमें जो वेंस होते हैं, आर्टरी एंड वेंस, वो डेवलप नहीं होती है, तो बचपन में ही एक सर्जरी करते हैं, उसका कसाई नाम है, बट नॉर्मली वो 90% केसेस में कसाई फेल हो जाता है और उस लेवल तक बच्चे पहुंच नहीं पाते। और नॉर्मली आप लोग देखते होंगे, अगर बच्चा अगर 8-10 दिन का रहता है ना, तो उसका बॉडी थोड़ा पीला रहता है, पीलापन आता है, फैमिली को लगता है कि उसको जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया ऐसा।
कुछ बच्चों में अपने आप उसको धूप में रखते हैं तो अपने आप वो जॉन्डिस चला जाता है, कुछ बच्चों में नहीं जाता। जिनमें नहीं जाता मीन्स उनका लीवर अंदर जो है ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है। अब उसको राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करें, उसको बदल दिए तो अच्छी बात है, फिर उसका नॉर्मल लाइफ रहता है। नहीं बदले तो फिर उसको फाइनली जा करके ग्रेजुअली वो या तो एक्सपायर कर जाएगा या फिर मैनेज नहीं कर पाएगा उसको। तो ये 2-3 कारण होते हैं। जेनेटिक उसमें से सबसे मेजर कारण है। दूसरा ये सब एनाटॉमिकल जो पैदाशी उसमें नसें डेवलप नहीं होती वैसा रहता है। आजकल अगर लाइफस्टाइल में देखा जाएगा तो मम्मी और पिताजी होते हैं, बाकी के सब लोगों के बारे में किसी को पता नहीं होता है। तो ये बच्चे के जन्म के बाद में उसको ये बीमारी हो सकती है, इसका हम लोग पहले से अंदाजा लगा सकते हैं क्या? अभी लगा सकते हैं, यस। अभी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अभी काफ़ी एडवांस आ गया है। पहले से जीन थेरेपी वगैरह चलता है, हमें हमारे आगे फ्यूचर में हमारे बच्चे कैसे होने वाले अभी हम पता लगा सकते हैं, उसमें क्या बीमारी होगी। तो जैसे मेरी फैमिली में सबको डायबिटीज़ होता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आने वाला बच्चा भी डायबिटीज़ उसको होगा, अगर उसका हम ट्रीटमेंट पहले से करें या उस तो इसमें है चीज़ें हैं जिसके वो हम लोग बचा सकते हैं। वो है अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक नया डिपार्टमेंट मेडिकल फील्ड में, नया नहीं बोल सकते, बहुत सालों से चल रहा है, बट अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। तभी आप देखते होंगे बहुत सारे जेनेटिक टेस्टिंग होता है, लैब्स में भी होता है। अभी कैंसर ऐसा हो गया, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, ओवेरियन कैंसर हो रहा है, या और भी बहुत सारे लोगों में लंग कैंसर, ये सब होता है। तो फैमिली में ट्रेंड है क्या, इसको देखने के लिए हम लोग जेनेटिक एनालिसिस करते हैं। अगर ऐसा पता चलता है कि हाँ कुछ ऐसा ट्रेंड है तो उसको हम लोग पहले से ही या तो प्रिकॉशनरी हम लोग मेथड यूज़ करते हैं या पहले से कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए करते हैं। जैसे अभी जेनेटिक कैंसर के लिए कुछ ये अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है, तो लीवर के लिए, हार्ट के लिए, ये जेनेटिक प्रॉब्लम से कुछ अवेलेबल है? सो नॉर्मली इनके लिए तो कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है। कैंसर में जैसे अवेलेबल है, हार्ट एंड लंग्स फेल्योर में नहीं है। ये नॉर्मली ख़राब होते हैं बेसिकली, अगर जेनेटिक हैं तो पता चल जाएगा जेनेटिक एनालिसिस से। लेकिन मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि 90% ऑफ ऑर्गन फेल्योर के पेशेंट लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम से होती हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई अल्कोहल ज़्यादा लेना शुरू करे, या किसी को डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ इसलिए हो रहा है बिकॉज वो उसकी लाइफ सेडेंट्री हो गई है, वर्कआउट नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो वैसे लोगों को भी ऑर्गन फेल्योर ज़्यादा होते हैं। बट जेनेटिक थोड़ा कम है उसका परसेंटेज का। एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन पूछूंगा, बिकॉज जैसे अभी हमारा एक सीपीयू है, उसके अंदर कुछ भी दिक्कत आ गई, सीपीयू तो मैन्युफैक्चर करके आ गया है, तो उसके अंदर समझो हार्ड डिस्क खराब हो गया, हमें हार्ड डिस्क इंस्टॉलेशन करना पड़ा, तो अगेन वी आर फेसिंग सम अदर इश्यूज। तो हमारी जो बॉडी है वो ऊपर से ही मैन्युफैक्चर होके आ जाती है, तो ये ऑर्गन चेंज करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या तकलीफें सहन कर सकते हैं, या फिर उसका पूरा लाइफस्टाइल उसमें चेंज हो जाता है? नहीं तो यस, तो प्रिकॉशन तो हमेशा लेना रहता है। अगर हमें पता है कि ये बीमारी नॉर्मली किस चीज़ से हुई है तो उसको हमेशा अपने को उस चीज़ को करने से अवॉइड करना रहेगा। अगर पता है कि किडनी फेल किसी पर्टिकुलर रीजन से हुआ तो उस रीजन को वापस हम लोग रिपीट ना करें। लीवर ख़राब हुआ तो उसका जो पर्टिकुलर रीजन उसको रिपीट ना करें। अब ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ, लीवर इसलिए भी खराब है, बहुत सारे लोग ना अनाप शनाप दवाइयाँ खाते रहते हैं, उसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। सर्दी जुकाम हुआ, पैरासीटामोल खा रहे। ये सब होता क्या है कि लीवर ही जाकर उनको फिल्टर करके निकालता है। अब शराब तो सब लोग पीते, ओकेजनली सब लोग पी लेते, सबका लीवर खराब होता है क्या? नहीं। लेकिन वैसे लोगों का लीवर खराब होता है जो बहुत ज़्यादा रेगुलर होते हैं और जो हेवी क्वांटिटी में पीते हैं। तो लीवर का कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब वो सबसे स्ट्रांग ऑर्गन अपने बॉडी में, वो सारी गंदगी को बाहर निकालता है, वो कोशिश फाइट करता रहता है। वो खुद मतलब इतना ज़्यादा डैमेज हो करके भी वो चाहता है कि आपके बॉडी को हेल्दी रखे, आपके बॉडी को कंट्रोल में रखे। तो जब कोई भी ज़्यादा इस तरह से ड्रग लेता है या दवाइयाँ एक्सेसिव खाता है या फिर अल्कोहल लेता है, तो लीवर फाइट करते करते उस समय जाकर अपने आप को सरेंडर कर जाता है। जब ये हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव उसके हो जाते हैं, है ना, तब उस समय लीवर फेल करता है। अचानक हम अगर वो सब करना छोड़ दें तो लीवर अपने आप रिकवर भी कर जाएगा। तो जैसे शराब पीने की वजह से अगर कोई आता है बोलता है कि लीवर ख़राब हो गया, फेल हो गया, आप मेरा ट्रांसप्लांट कर दो, तो हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं करते उसका। पहले महीने 2 महीने तक ऑब्जर्व करते हैं कि उसका लीवर अपने आप रीजनरेट होता है कि नहीं।
और लीवर ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप रीजनरेट होता है। जैसे हमारा नाखून आज काटे तो 1 महीने के बाद फिर बढ़ जाएगा, हेयर कट किए तो फिर बढ़ जाएगा, पैर हाथ पैर में कहीं चोट लगती है तो अपने आप वो हील हो जाता है, वो रीजनरेट होता है। वैसे ऑर्गन जो स्किन होता है रीजनरेट होता है, हील हो जाता है। उसी तरह लीवर है, लीवर अगर एक्स्ट्रा है, डैमेज हुआ तो अपने आप ठीक हो जाएगा अगर उसको टाइम दिए तो, है ना। तो हम हॉस्पिटल में भर्ती क्यों करते हैं पेशेंट को? इसीलिए कि उसके बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एडमिट करते हैं। घर पे भी आराम से बैठा रहना तो अपने आप रिकवर कर जाएगा 2-3 दिन में। किसी को बुखार, फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम आया, बहुत ज़्यादा नहीं तो लोग घर पे ही रहते हैं, ज़्यादा और हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा दवा मिले, प्रॉपर खाना पीना मिले तो वो ठीक हो जाएगा। और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, उसमें कोई सर्जरी नहीं करती। तो लीवर में भी यही होता है कि लीवर अगर खराब हो गया अल्कोहल की वजह से या इस तरह जो इंसल्ट करके वैसा, तो उसको छोड़ देंगे ना तो अपने आप वो रिकवर कर जाता है। लेकिन लोग छोड़ते नहीं, घर से निकलेंगे बोल कर कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, नहीं पीऊँगा, लेकिन बाहर फिर वो पी लेते हैं। ये फिर उसमें जो है ना लीवर ख़राब हो जाता है। दूसरा ये भी एक ऐसे पेशेंट का हम ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमें पता है कि हम लीवर बदले तो वापस से जाकर वो पिएगा। तो उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस भी हमें देखना रहता है कि इतना एडिक्टिव है क्या कि ट्रांसप्लांट के बाद फिर पिएगा, तो अगर फिर वो वापस पिएगा तो फिर उसका ट्रांसप्लांट करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सब पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरा एक्सरसाइज करना पड़ता है, साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग होती है। ये भी देखते हैं कि फैमिली में कुछ इस तरह से टेंशन या प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसकी वजह से वो पी रहा है, या दोस्ती यारी है तो पहले उसको छुड़वाओ, या फिर उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजते हैं कि पहले वहाँ पर जा करके तुम मतलब 2-4 महीना स्पेंड करके आओ। ये सब चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली जो भी ऐसी चीज़ें जो ऑर्गन को डैमेज करती है, अगर वो हम नहीं किए और ट्रांसप्लांट हमने करवा लिया और ऑर्गन वापस से हम अच्छे हो, अगर वो हम नहीं किए तो वापस से वो डैमेज नहीं होता। उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद हमारी जो नेचुरल लाइफ है, अगर कोई इंसान 70 साल जीता है, उसका लीवर फेल कर गया, उसका लीवर बदल दिया हमने, तो उसका नेचुरल जो कोर्स है 70 साल का वो रहेगा। बीच में लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है कि अब तो मैं बहुत अच्छा हो गया, मैं कुछ भी खाऊं ऐसा करूं, और उसमें एक लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ चलती हैं। जिनका भी कोई सा भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, चाहे किडनी, लीवर है, कोई सा भी ऑर्गन है, एक दवा होती है इम्यूनो सप्रेशन जिसको बोलते हैं। तो हमारा शरीर हर उस ऐसी चीज़ को बाहर निकालता है जो किसी और का है। हमारे शरीर में जैसे बोलते हैं ना कि जब भी किसी को बुखार या ये सब होता है ना तो WBC काउंट बढ़ जाता है, बिकॉज वो रोग से लड़ने की क्षमता अपने आप इम्यूनिटी पावर वो डेवलप करता है। तो कोई भी दूसरे का ऑर्गन जब हमारे बॉडी में लगता है तो हमारा बॉडी चाहता है कि उसको बाहर निकालो, रिजेक्ट करता है उसको। तो अपनी इम्यूनिटी को दबाने के लिए हम लोग इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन देते हैं वैसे पेशेंट को जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, और वो लाइफ लॉन्ग चलता है। तो वैसे पेशेंट जो बहुत ट्रांसप्लांट के बाद अपने आप को अच्छा फील करने लगते, तो दवाइयाँ खाना छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देता फिर ऑर्गन। ये सब है। लोग बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद यार फेल कर गया, फिर वापस से करवाना पड़ेगा। तो ट्रांसप्लांट फेल नहीं है, लोगों को ये थोड़ा सा दे बिकम वेरी लीनिएंट, और वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि अपने आप को कुछ भी करते हैं। ये अगर प्रिकॉशन लिए तो आपके लाइफ में कहीं कोई फिर वापस से उस प्रॉब्लम से आप फिर बीमार नहीं होंगे, या उस प्रॉब्लम से आपको परेशानी नहीं होगी। अभी हम लोग आपको पता ही है कि MJ-PJY आयुष्मान भारत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो MJ-PJY में किडनी ट्रांसप्लांट का पैकेज है, तो पेशेंट डिस्चार्ज फोटो के लिए आता है, मेडिसिन के लिए आता है, इसलिए पता चलता है कि हाँ किडनी ट्रांसप्लांट इज अ सक्सेस। बट लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेस होता है क्या, या हार्ट ट्रांसफर? सो किडनी ट्रांसप्लांट तो 99.9% सक्सेसफुल है। उसमें ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर हम लोग पूरा 100% कॉन्फिडेंट है कि पेशेंट का ठीक ही हो जाएगा। सिर्फ 0.1% में चांसेस जो रिजेक्शन का मैं बोलता हूँ, वो कभी कभी ऑर्गन का मैचिंग प्रॉपर नहीं होता, इसलिए वो फेल्योर में चला जाता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि जो डोनर होता है जिसका ऑर्गन हम लगाते हैं, वो उसका HLA मैच करना रहता है, उसके टिश्यू की मैचिंग जो पेशेंट में लगेंगे वो दोनों मैच होना रहता है। तो इसलिए उसमें अगर प्रॉपर मैचिंग नहीं किए, कहीं से कोई मिस कर गया, तो ऑर्गन वो जो ट्रांसप्लांट करते हैं फेल कर जाता है किडनी, फिर वापस से वो डायलिसिस पे जाएगा, फिर दोबारा ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। लीवर में ऐसा नहीं, लीवर में सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच करना रहता है, उसमें टिश्यू मैच या HLA क्रॉस मैच हम लोग नहीं करते हैं। इसमें होता क्या है कि जब भी हम किसी पेशेंट का और मतलब डोनर का ऑर्गन लगाते हैं, तो आइडली जब ऑर्गन जो डोनर होता है उसको कहीं से कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, मतलब हेल्दी पर्सन होना चाहिए। अगर पहले से हम लोग जांच करके देखते हैं, अगर उसको कोई लगता है बीमारी, तो हम फिर उसको डोनर एक्सेप्ट ही नहीं करते, बोलते किसी और को लेकर आओ जो फैमिली से।
तो उसमें से अगर हमें लगता है कि लीवर भी भगवान ने ना हर एक इंसान को लीवर 70% एक्स्ट्रा दे रखा है। मतलब मान लो मेरा लीवर का साइज 1 की कोई खतरा नहीं होने वाला, मैं 300 ग्राम लीवर में मेरा लाइफ नॉर्मल नेचुरली चलता रहेगा। और अगर मैं 700 ग्राम काट कर निकालता हूँ तो जो रिमेनिंग लीवर 300 ग्राम जो मेरे बॉडी में बचा है वो अपने आप 1.5 से 2 महीने में पहले जितना 1 किलोग्राम का हो जाएगा। जैसे मैं बोला ना रीजनरेटिव ऑर्गन अपने आप ग्रो कर जाएगा। कैसे किसी आई थिंक एक ऐसा एनिमल भी है बिच्छू, जिसका अगर वो काटते तो अपने आप वो रीजनरेट हो जाता, गिरगिट। हाँ, तो वैसे कुछ हैं मैमल्स जिनके ऑर्गन अगर कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स भी डैमेज हो तो वो अपने आप रीजनरेट हो। तो उसमें से लीवर वैसा है, वो बहुत ज़्यादा फाइट करता है। तो अगर उसमें से ऑर्गन 700 ग्राम निकाले तो भी आपका लीवर कम नहीं होता। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं लिविंग डोनर भी पैसे लोग दे सकते हैं, जिनके जो हेल्दी पर्सन है वो अपने लीवर का आधा हिस्सा किसी और को दान कर सकते हैं, इसलिए लीवर ट्रांसप्लांट होता है। बट वो रीजनरेट उसके लिए हो जाएगा क्या, जिसने दोनों के लिए, जो जिसने दिया उसका भी रीजनरेट होगा 45 मतलब 1.5 से 2 महीने में, 45 से 60 दिन में होता है उसका रेट। और जिसमें लगाया, जो पेशेंट है जिसका पूरा लीवर निकाला और इसका आधा हिस्सा लगाया, उसमें भी 2 महीने में वो उसकी बॉडी के हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। सो ये अपने आप जाकर, जैसे प्लांट है ना, ट्री आधा हिस्सा काट करके ज़मीन में लगाते हैं तो अपने आप वो फिर कुछ दिनों में ट्री बन जाता है, वैसा ही उसमें भी होता है। किडनी में भगवान ने हर एक इंसान को 2 किडनी दिया है, किसी किसी को 1 ही किडनी दिया है। तो किडनी एक सरप्लस है, मान कर चलो आप अगर 1 ही किडनी रहेगा तो आपका जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है वो 1 किडनी से भी आप आराम से मैनेज कर सकते हो। इसलिए लोग 1 किडनी डोनेट कर देते हैं कभी। अब रजनीकांत है जो फिल्म स्टार है, उसका 1 ही किडनी है, जमजात है, बहुत सारे ऐसे लोग पैदा होते हैं 1 ही किडनी से, किसी को पता नहीं चलता। जब कभी एक्सरे होगा, सीटी स्कैन होगा, तब दिखेगा 1 ही किडनी है ना, बिकॉज जब तक बीमारी है। तो बट ऐसा नहीं कि 1 किडनी है तो फिर उसकी लाइफ जो है ना, लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, वैसा नहीं है। अगर नेचुरल लाइफ स्पैन अगर किसी का 60, 70, 80 साल का है तो 1 किडनी भी रहेगा तो उतने साल जिंदा रहेगा। तो लोगों के बहुत सारे मिथ्स हैं अभी, मतलब बहुत सारे लोगों को ना गलत फहमी है कि 1 किडनी अगर मेरे पास है, मैंने 1 किडनी किसी को दिया ना, बहुत सारे डोनेट इसलिए। अभी आज के दिन में देखोगे तो इंडिया में करीब कुल मिला करके 10 से 12 हज़ार ही किडनी ट्रांसप्लांट 1 साल में होते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट 4,000 ही होता है। इतना बड़ा पॉपुलेशन है, मतलब 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन है, 140 करोड़ का, लेकिन उसमें भी इतने कम ट्रांसप्लांट होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोई देने वाला नहीं है। नॉर्मली ऑर्गन ट्रांसप्लांट 2 तरीके से होते हैं, एक होता है लिविंग डोनर, जो एक जिंदा इंसान एक ऑर्गन को दे सकता है, दूसरा होता है कैडावरिक डोनर, जो कोई ब्रेन डेड इंसान दे सकता है। अब दोनों कम है इंडिया में। बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं देना चाहते बिकॉज उनको लगता है कि 1 किडनी दे दिया तो बाकी मेरी ज़िंदगी आधा हो जाएगी। अगर मेरा अभी मैं 40-50 साल का हूँ, अगर 1 किडनी दिया तो बोल सकता अगले 5 साल 6 साल में मैं मर जाऊँगा, तो क्यों दूँ? तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ये मिथ्स है। आप 1 किडनी डोनेट कर दिए तो 1 किडनी से आपकी लाइफ आराम से, जितना आपका भगवान ने लिख रखा है टाइम, उतना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कोई दवा नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, है ना। और ये बहुत सेफ सर्जरी है ना। लीवर में भी वही है, लीवर में भी अगर आप किसी को डोनेट किए, अब हम लोग ने इंडिया में पहला जो सक्सेसफुल लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था अपोलो में हुआ था 1998 में, 1998 में दिल्ली में हुआ था। वो भी 1.5 साल का बच्चा था, उसको बीमारी थी बिलियरी एटीजिया, जो लीवर में मैंने बोला कि उसकी आर्टरी वेन सही से कनेक्टेड नहीं थे। उसके फादर ने उसको लीवर दिया था, उसके फादर प्रोफेसर थे। अब उस समय ट्रांसप्लांट हुआ था, आज वो बच्चा डॉक्टर बन चुका है, MBBS कर चुका है, वो खुद पीडियाट्रिक की अभी तैयारी कर रहा है, वो MD पीडियाट्रिक्स भी हो जाएगा। और पिछले साल उसकी शादी हुई 27 साल से। तो ये मेडिकल, मतलब ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि जिसने, और उसके फादर ने डोनेट किया था 27, अभी भी वो 57-58 ईयर्स के, अभी कॉलेज जाकर के पढ़ाते हैं। तो डोनर को कहीं से कुछ परेशानी नहीं होती है। पेशेंट को भी अगर जिसका ऑर्गन खराब है उसका ट्रांसप्लांट हो तो कहीं से कोई परेशानी नहीं होती। तो किडनी लीवर बहुत सेफ ट्रांसप्लांट है। थोड़ा सा सक्सेस रेट कम मिलता है हमें हार्ट एंड लंग्स में। तो किडनी में 99.9% सक्सेस रेट है, लीवर में 94% होता है। अगर 100 लोगों का ट्रांसप्लांट किए तो 94 लोग अच्छे होकर घर जाएंगे। 6 लोग फंसते हैं। वो 6 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सिक होते हैं, या तो उस स्टेज में आए जहाँ पर हमें पता है कि इसमें मॉर्टेलिटी है, मरेगा वो पेशेंट, बट फिर भी फैमिली अटेम्प्ट लेना चाहती है, होप जो भी है, तो उसमें हमें पता रहता है कि इसमें मॉर्टेलिटी, जिसे एक्यूट लीवर फेलियर के केसेस बोले मैंने।
कि कोई पॉइजन ले लिया, किसी को हेपेटाइटिस ई बी ये सब बीमारी होती है, उसमें एक्यूट लीवर फेलियर होता है। सो उसमें टाइम ही नहीं मिलता अपने को, और वो बहुत 2 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट अपने को करना होता है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हार्ट एंड लंग्स का अपना सक्सेस रेट 80% 84% है। तो 100 लोगों का हार्ट आपने बदला तो 84 लोग ही उसमें से ठीक रह पाते हैं, और ये नॉर्मली हम लोग डेटा 10 साल हर एक साल मेंटेन करते हैं। मैं बोला था इसके पहले कि वैसे ही लोग फंसते हैं, वैसे ही लोगों का वापस से बीमारी आता है, जो प्रिकॉशन जो इनको दिया रहता है वो अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे, जो प्रिकॉशन फॉलो करना, फिर कोई से किसी को कोई परेशानी नहीं है। ऑर्गन्स अभी हमने जो बताया हमें कि घर के कोई लोग दे सकते हैं करके, बट अगर घर के कोई रिलेटिव का अगर वो मैच नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए परिहार क्या हो सकता है? गुड क्वेश्चन। सो नॉर्मली इंडिया में जैसे मैंने बताया ना कि 12,000 किडनी ट्रांसप्लांट होता है, 4,000 लीवर, एंड कुल मिलाकर के 500 से 600 हार्ट एंड लंग एंड पैनक्रियास ट्रांसप्लांट होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो 16-18 हज़ार के आसपास ही होता है ट्रांसप्लांट। इसमें नॉर्मली जो डोनर्स हैं, पेशेंट तो बहुत हैं, अगर अभी आज के दिन में भी हमारे हॉस्पिटल में अपोलो में देखोगे तो करीब ऐसे टोटल पूरा ग्रुप में देखोगे तो 5-6 हज़ार ऐसे पेशेंट हैं जो किडनी का वेट कर रहे हैं, जिसके फैमिली में कोई डोनर नहीं है, सो कॉल्ड डोनर है भी तो देना नहीं चाहता, या वो लोग डरे हुए हैं, ये सब बहुत सारे मिथ्स रहते हैं। सो अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि कोई भी ब्लड ग्रुप का डोनर दे सकता है। लास्ट 4-5 साल से ये हम लोग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एवियो इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट, जहाँ पर अगर किसी डोनर का ब्लड ग्रुप पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता है तब भी हम लोग करते हैं। उसमें सक्सेस रेट आउटकम सब सेम रहता है। उसमें थोड़ी सी तैयारी पहले से ज़्यादा करनी पड़ती है, प्लाज्मा फेरेसिस वगैरह करते हैं, थोड़ा खर्च ज़्यादा होता है। तो जो तीसरा टाइप होता है जिसमें फैमिली के ही लोग दे सकते हैं, उसको एवियो इनकम्पेटिबल बोलते हैं। आइडियली ऐसे पेशेंट जिनके फैमिली में डोनर है, सिंपली ब्लड ग्रुप नहीं मैच करता है, तो वो अब रीज़न नहीं हो सकता कि डोनेट नहीं कर सकते। कभी कभी हम लोग स्वैप ट्रांसप्लांट भी करते हैं, जैसे मेरा अगर किडनी खराब है तो मेरा जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप मेरे से नहीं मैच कर रहा, और मेरे ही टाइप का एक और पेशेंट है, उसका भी ब्लड ग्रुप डोनर से मैच नहीं कर रहा, बट उसके डोनर का ब्लड ग्रुप मेरे से मैच कर रहा, मेरे डोनर का उससे, तो हम लोग स्वैप करते हैं। तो ये भी करते हैं, स्वैप, डबल स्वैप करते हैं, ट्रिपल स्वैप भी करते हैं। ऐसे 3 पेशेंट पेयर है तो उसको भी इस तरह से हम लोग मैच करते हैं। ये सब टेक्निक यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग होता है। हो सकता है एक पेयर आपके पास मिले, दूसरा पेयर किसी और हॉस्पिटल में, तो हमारे हॉस्पिटल में आकर करवाएगा नहीं। ये सब बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन नॉर्मली जब ट्रांसप्लांट होना रहता है तो उसमें डोनर का होना जरूरी है, विदाउट डोनर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। बहुत सारे पेशेंट वेटिंग में रहते रहते ही मर जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, तो उनको हम लोग सबको बचा सकते हैं, लेकिन गिव देम अ सेकेंड चांस इन लाइफ। तो यही है कि जो डोनर है, अगर उनको कहीं भी दिमाग में इस तरह से कुछ मिथ्स हैं, कुछ इस तरह से कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है, तो प्लीज़ आप लोगों से बात करो, डॉक्टर से बात करो, उनको इनकरेज करो। डोनर को कहीं से कुछ भी नहीं होता, तभी होता है जब वो डोनर कुछ छुपाया है, तब लोग छुपाते हैं। जैसे मान लो मेरे को जन्मजात कोई बीमारी है, मेरे को पता है लेकिन मैं डॉक्टर से बताया नहीं, डॉक्टर को बोले मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को जांच करो। जांच में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती। जांच में हम लोग क्या करते हैं, बेसिक चीज़ें करते हैं, जहाँ पर हम लोग एक्सपेंसिव नहीं करते। तो बेसिक चीज़ें में हम स्कैन कर लेते हैं, CT स्कैन कर लेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट कर लेंगे, उसमें हमें ओवरऑल दिखेगा कि ठीक है, तो हम लोग फिर ले लेते हैं किडनी या लीवर ले लेते हैं उसमें से। लेकिन कुछ हेरिडिटरी बीमारी होती है जो हो सकता है बचपन में आया, जिसको आपने छुपा लिया, बताया नहीं, तो वो सब चीज़ें जब ट्रांसप्लांट होता है ना, तो ये 10-15 घंटे सर्जरी करती है और उसमें बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं। तो कोई भी ऐसा मेडिसिन जिसमें वो ट्रिगर कर सकता है और उसकी बीमारी वापस आ सकती है और फिर वो जाकर के उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, तब वैसे फंसते हैं। तो बहुत रेयर होता है, वो परसेंटेज 0.1% उसको बोलते हैं। वो उतना ही रिस्क फैक्टर है जितना आपको रोड क्रॉस करने में कोई एक्सीडेंट करके चला गया, तो उसको हम लोग रिस्क नहीं मारते। बट हाँ, डोनर को कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन वो किस कैटेगरी में अपने को देखना पड़ेगा, और रिस्क उतना ही है जितना रोड ट्रैफिक रोड क्रॉस करने में, तो उसको नेचुरल मानते हैं हम लोग। जैसे अभी आपने बताया कि समाज में से विविध बातें चलती रहती है, तो बहुत सारे कुछ गलत भी सामने हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि अगर अल्कोहलिक पेशेंट का
लिवर निकाल के उसका लिवर फिट है तो जो बिना अल्कोहलिक है जो लेता ही नहीं है कभी उसके शरीर में लगाएंगे तो उसको वो सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ संदर्भ है क्या? सो जब कोई डोनेट करता है लीवर तो दूसरा पहला टाइप हो गया लिविंग डोनर, दूसरा हो गया कैडावरिक डोनर, जो कोई ब्रेन डेड इंसान, कोई भी मरा हुआ इंसान अपना डोनेट नहीं कर सकता ऑर्गन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे कोई मर गया उससे ऑर्गन ले लो ना, वैसा नहीं हो सकता। ब्रेन डेड होना चाहिए, दिमागी तौर पे मरा हुआ होना चाहिए, बाकी उसके सारे ऑर्गन्स काम करते हुए होने चाहिए। तो ऐसे लोग जो ट्रैफिक एक्सीडेंट में चोट लगता है, जिनको दिमाग पे चोट लगता है और वो कोमा में चले जाते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, तो वैसे पेशेंट का दिमागी तौर पे वो डेड हो जाती है, ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन डेड हो गया, बट ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, हार्ट, लंग्स, लीवर काम करता है। तो जब ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टरों को लगता है कि वो पेशेंट रिकवर नहीं कर सकता, 2-4-5 दिन एक्सटेंसिव इलाज करने के बाद जब लगता है कि वो ठीक नहीं हो सकता, तब फाइनली उसको उसके फैमिली को बोला जाता है कि ये ब्रेन डेड हो चुका है। और उसका फिर हम लोग असेसमेंट करते हैं, अपनियाँ करते हैं, उसको ऐसे चीटी काटेंगे, हथौड़े से मारेंगे, हाथ रिफ्लेक्सेस आना चाहिए, आंखें पीपल्स देखनी चाहिए। अगर ये रिफ्लेक्सेस नहीं है तो मीन्स वो ब्रेन डेड है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे पेशेंट के फैमिली को फिर काउंसिल हम लोग करते हैं कि अब तो ये ऑलमोस्ट मर चुका है, इसके ऑर्गन काम कर रहे हैं। फिर ऑर्गन काम कर रहे हैं, अगर फैमिली ने हाँ बोला कि हाँ हम लोग डोनेट करना चाहते हैं ऑर्गन, तब हम लोग ऑर्गन का जांच करके देखते हैं कि ऑर्गन का क्वालिटी कैसा है, हेल्दी ऑर्गन है या कंप्रोमाइज्ड ऑर्गन है। उसमें हमें फिर स्कैन करना, उसके ब्लड टेस्ट करना, फिर वापस हम लोग करके देखते हैं। फिर उसमें अगर उसके पैरामीटर्स हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में बैठते हैं, तभी जाकर हम फिर ऑर्गन को रिट्रीव करते हैं, लेते हैं। सो कोई भी इंसान, अभी नॉर्मली सब लोग थोड़ा बहुत तो अल्कोहल लेते हैं, थोड़ा बहुत मस्तीबाजी ये सब करते ही हैं, थोड़ा बहुत से मैनेज हो जाता है। क्या एक्सेसिव अल्कोहलिक था तो वो सब चेंजेस अपने को दिखता है। अब 2-3 कैटेगरी के पेशेंट भी होते हैं। एक पेशेंट है जो जिसको ट्रांसप्लांट की अभी अगले 2-4 दिन के अंदर जरूरी है, नहीं किया तो वो भी मर जाएगा। तो हमें लगता है कि ये ऑर्गन जो कंप्रोमाइज्ड ऑर्गन है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन अगर पूरा टाइम भी उसमें लगा दिए 2 साल तक तो वो मैनेज कर लेगा, जी जाएगा, फिर अच्छा जब ऑर्गन मिलेगा तो फिर हम वापस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये सारे डिस्कशंस होते हैं उस वैसे फैमिली के साथ में और ये सब करके। बट नॉर्मली आइडली इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड क्राइटेरिया के डोनर, जो ऐसे डोनर जो है तो हम रिफ्यूज़ कर देते हैं ऑर्गन के, हम नहीं लेंगे, और हम देखते हैं कि उसको किसी को दे सकते हैं जिससे उसकी जान बच जाए, तो हम देते भी हैं। फिर पूरा मिक्स एंड मैच, और वो बहुत जो टाइम होता है ऑर्गन डोनेशन का, जो टाइम होता है बहुत क्रूशियल होता है। सभी लोग हमेशा 24 और जगह रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। फैमिली ने हाँ एक बार बोल दिया कि मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ या ऐसा करके, तो सारे जितने लोग हैं, सर्जन हो गए, कोऑर्डिनेटर्स हो गए, पूरा गवर्नमेंट की कमेटी भी होती है यहाँ पे ऑर्गन की, जैसे मुंबई में जेडटीसीसी है, ये सब लोग एक्टिव रहते हैं। और फिर ये ऑर्गन एलोकेट होता है, जो जितने वेटिंग लिस्ट में जो जैसे जिसके नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको ऑर्गन चला जाता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसमें मैं बोल रहा था कि रूटीन सर्जरी बहुत इजी होता है, आपको हर्निया करवाना है हॉस्पिटल में गए डॉक्टर, लेकिन ट्रांसप्लांट में बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है। एक तो पेशेंट को पहले देखना पड़ता है कि ट्रांसप्लांट के बाद में उसका लाइफ अच्छा होने वाला है कि वो फिर ऐसे ही उसकी मतलब प्रॉब्लमेटिक लाइफ रहने वाली है। ये सब उसको बोलते हैं प्री ट्रांसप्लांट असेसमेंट। उसमें हमें उसकी हर एक चीज़ पता चलती है। उसमें भी देखते हैं कि लो रिस्क का है, हाई रिस्क का है। हाई रिस्क का तो हमें तैयारी और ज़्यादा करनी पड़ती है। पहले ऐसा होता था कि ब्लड लॉस बहुत होता था ट्रांसप्लांट के समय में, 10-10, 20-20 लोग परिवार वालों को बोल कर रखते कि आप ब्लड डोनेट करो। अभी टेक्निक्स आ गई, ब्लड प्लाज्मा हम लोग सेव करते हैं, सेल सेवर मशीन आ गया, तो उसमें ब्लड लॉस नहीं होता। ये सब टेक्निक की वजह से हम लोग लाइफ क्या उसकी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या बाहर से जितना ब्लड सप्लाई करेंगे, एनीथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इज एक्सटर्नल, तो उसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होता ही था। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि उसमें पेशेंट का आउटकम अच्छा आता है। तो हम सब लोग देखते हैं कि पेशेंट का आउटकम अच्छा होगा कि नहीं। अगर उसका आंसर आता है हाँ होगा, तभी हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। आंसर आता है कि नहीं होगा, तो फैमिली को फिर एक्सप्लेन करते हैं ट्रांसप्लांट के बाद भी इसका साथ कुछ होने वाला नहीं है, यू डिसाइड, फिर फैमिली डिसाइड समाज में बहुत सारे एनजीओ है जो ऑर्गन्स डोनर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो सचिन, एक पेशेंट अगर जिसने ऑर्गन डोनेशन किया हुआ है वो केएमए देखो जाता है एट अ रिक्वायरमेंट इन अबाउट, तो इसमें वो ट्रांसफर करने के लिए इतनी प्रोसीजर है, आई थिंक कुछ 4 आवर्स का कुछ टैग होता है जिसमें वो ऑर्गन्स शिफ्ट होने चाहिए। तो
कोऑर्डिनेशन होता है, कितना फास्ट कोऑर्डिनेशन होता है, कितने समय में ये पूरा होता है? सो ऑर्गन डोनेशन नॉर्मली बहुत टीडियस पार्ट है इसका। सो अगर ये ऑर्गन डोनेशन वैसे सेंटर में होता है जहाँ पर ट्रांसप्लांट होता है, तो वो ऑर्गन निकाल कर अपने पेशेंट को दे सकता है, उसमें कहीं ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ऑर्गन डोनेशन वैसे सेंटर में हो रहा है जहाँ पर ट्रांसप्लांट नहीं होता, फिर वो कॉमन पूल में चला जाता है, कॉमन रोटा में चला जाता है। तो ऐसे मान लो मुंबई में से 10 हॉस्पिटल हैं जो लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो 10 हॉस्पिटल में अगर मान लो सब ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली उनका वेटिंग पीरियड होता है। अगर मेरा O पॉजिटिव है तो मेरा वेटिंग पीरियड क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे 100 पेशेंट वेट करते रहते हैं। तो जो कॉमन ब्लड ग्रुप में अगर मान लो O पॉजिटिव का ऑर्गन मिला और कोई KI में मिला, लेकिन पेशेंट जो है जिसका ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वो अपोलो में है, तो वो ऑर्गन वहाँ से शिफ्ट अपोलो नहीं हो सकता। वहाँ पर अगर वो पहले से ही डिक्लेयर हो गया KI में कि ये डोनर है और उसका ऑर्गन अगर असाइन अपोलो को हुआ, अपोलो के पेशेंट को, तो अच्छी बात है। फिर अपोलो की टीम वहाँ पर आकर के ऑर्गन रिट्रीव करके ले जाएगी। उस बॉडी को हम वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते, ये लीगली पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कि ऑर्गन अपोलो का असाइन हुआ तो अपोलो की टीम जाएगी। अगर ऑर्गन हो सकता है बॉम्बे हॉस्पिटल को हुआ तो बॉम्बे की टीम जाएगी। तो ऑर्गन में क्या होता है कि किडनी 2 है तो 2 किडनी में से एक किडनी किसी और हॉस्पिटल को, दूसरा किसी और को जाएगा। लीवर है तो लीवर किसी और को जाएगा, हार्ट किसी और को जाएगा, लंग्स किसी और को जाएगा। तो ऐसे सारे हॉस्पिटल की टीम वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर ये डोनर है। अगर एक KEM में डोनर है तो KEM में डोनर के पास वो टीम जाती है और जा कर के फिर अपने टाइम के अकॉर्डिंगली ऑर्गन निकालती है। हर एक ऑर्गन का अपना कोल्ड स्टीमिया टाइम होता है। कोल्ड स्टीमिया टाइम होता है कि अगर बॉडी के बाहर अगर आप ऑर्गन निकाल कर रखते हो तो कितने देर तक वो जिंदा रहेगा, लाइव रहेगा। आप अगर पेशेंट वो ऑर्गन डेड हो गया, अगर उसमें ब्लड सप्लाई रुक गई तो ऑर्गन डेड माना जाता है। तो हम लोग आर्टिफिशियल उसमें ब्लड सप्लाई भी करते हैं, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टीमिया टाइम किडनी का है, उसमें हम 20 से 24 घंटे तक ऑर्गन को बाहर रख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। उस ऑर्गन का क्वालिटी ख़राब नहीं होता। लीवर का है 5 से 6 घंटे का, है ना, 5 से 6 घंटे ही बॉडी के बाहर रह सकता है। हार्ट का है 2 से 3 घंटे का, इसलिए आप लोग देखते हो कि ग्रीन कॉरिडोर बनता है हार्ट एंड लंग्स के लिए। लंग्स का भी 3 घंटे का, तो 3 घंटे में बॉडी से निकाले और बॉडी में ट्रांसफ़र करना, ये सब बहुत बड़ा लॉजिस्टिक काम होता है। अभी हमें एक बार कोल्हापुर से ऑर्गन मिला था नासिक के लिए, तो ऑर्गन कोल्हापुर डायमंड हॉस्पिटल में था, अपने को नासिक अपोलो में लाना था। तो हम लोगों ने टीम भेजी एम्बुलेंस के साथ में, यहाँ से गई अपोलो नासिक और वहाँ से बाई रोड हमने कुछ 7 से 8 घंटे लग रहे थे। हम लोगों ने ड्राइवर को बोल करके, जो नॉर्मली 60-70 की स्पीड, उसको बोल करके 100 से अपना स्पीड कम नहीं करना। और कोल्हापुर से जो पुलिस की जीप स्कॉट कर रही थी ग्रीन कॉरिडोर बना करके, वो पूरा उसके साथ तक नासिक तक आई थी। तो उस काम को हम लोगों ने कुछ 5.5 से 6 घंटे के बीच में किया था। तो वी सेव दैट ऑर्गन। हमेशा ये टाइम बाउंड रहता, बहुत टेंशन रहता। एक ही ड्राइवर उसी स्पीड से 6 घंटे तक रेगुलर चलाया, कंटिन्यूस चलाना बहुत मुश्किल होता है ना, कहीं अचानक हाईवे पे कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें रहती। कभी कभी हम उन लोग एक सिटी से दूसरे सिटी ऑर्गन शिफ्ट करते हैं। मान लो अब जैसे हार्ट एंड लंग्स के पेशेंट उतने नहीं है, किडनी एंड लीवर के ज़्यादा पेशेंट हैं। तो अगर हार्ट मुंबई में है और पेशेंट पता चला चेन्नई में है या हैदराबाद में है, तो फिर वहाँ की टीम एयरक्राफ्ट से आती है, चार्टर्ड प्लेन से आती है, ऑर्गन रिट्रीव करती है। तो यहाँ हॉस्पिटल से ऑर्गन एयरपोर्ट जाएगा, 10-20 मिनट उधर लगेगा, फिर 2 घंटे का फ्लाइंग टाइम, फिर वहाँ से 20 मिनट में। तो ये पूरा बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र जो होता है 3 घंटे के अंदर रहेगा, तभी हम लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऑर्गन डोनेशन जो है एक तो बहुत मतलब बोल सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गन डोनेशन पार्ट है जिसमें लोग बोलते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट विच एनीवन कैन गिव टू एनीवन। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वैलेंटाइंस डे पे लोग गिफ्ट देते हैं, रेड रोज़ देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। लेकिन अगर अपने बॉडी का कोई पार्ट किसी को दिया तो इट इज़ कॉल्ड अल्टीमेट गिफ्ट, उससे बड़ा कोई गिफ्ट ही नहीं हो सकता। सो हम लोग नॉर्मली जिसे बहुत सारे जो पेशेंट है, अगर फैमिली में डोनेट कोई करने वाला है तो उसको हम लोग इनकरेज करते हैं कि आप डोनेट करो, उसकी जान आप बचा लो। बहुत सारे लोग अपने परिवार में ना वो अपने रिलेशन उतने अच्छे होते नहीं हैं, भाई भाई को नहीं देता है और उनके अपने सब चलते हैं, फिर बोलेगा मेरे को पैसे दो। और आप किसी को पैसे की वजह से, इंडिया में ऐसा रूल है कि आप डोनेट नहीं कर सकते ऑर्गन।
ये वॉलेंटरली होना चाहिए। ये जैसे ट्रांसप्लांट जब होता है तो इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है कि पेशेंट एंड डोनर का क्लिनिकल कंडीशन देखना रहता है कि दोनों फिट है कि नहीं ट्रांसप्लांट के लिए। दूसरा होता है लीगल हमें प्रूव करना रहता है कि जो डोनर है और जो पेशेंट है दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है ना। अगर कोई फ्रेंड ऑर्गन नहीं दे सकता किसी फ्रेंड को, इलीगल है। ब्लड रिलेटेड, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री के रिलेटेड होने चाहिए। जैसे अगर मैं पेशेंट हूँ तो मेरा जो न्यूक्लियर फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, ये सब मेरे को दे सकते हैं। दूसरा जो सेकेंड डिग्री में आता है कि मेरे अंकल आंटी, मतलब मेरे दादा के जो उनके बेटे हो गए तो 2-3 अगर भाई है, मेरे पापा 2-3 भाई है तो उनके बच्चे, उनकी वाइफ, ये सेकेंड डिग्री, ये लोग दे सकते हैं। लेकिन कोई बोले कि कोई कॉलेज का फ्रेंड है, स्कूल का फ्रेंड है, या मेरा कोई मेड है जो नौकर है, घर में काम करता है 20-25 साल से साथ में, तो दे सकता है क्या? नहीं, वो सब डोनेट नहीं कर सकता ऑर्गन। तो लिविंग डोनर कौन दे सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो देता है उसको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हेल्दी पर्सन है तो उसके लाइफ को हम लोग पेशेंट से ज़्यादा हम लोग उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, बिकॉज वो एक हेल्दी पर्सन है ना। उसको डोनेशन के बाद कहीं से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो कैडावरिक डोनर होता है, जो ब्रेंडेड ऑर्गन होता है, उसको भी हमने देखना है कि लॉजिस्टिकली हम उसको मैनेज कर सकते हैं क्या। आप ऑर्गन को कभी शिफ्ट नहीं कर सकते है ना। अगर कहीं ऑर्गन डोनेशन हुआ है तो आप ऑर्गन को तभी शिफ्ट कर सकते हो जब वो आपको असाइन होता है। बॉडी को आप वहाँ से किसी हॉस्पिटल में ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते। ऑर्गन डोनेशन का ये विषय बहुत बड़ा है, बट समय की मर्यादा है। इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ। एक तो ये देखा जाएगा तो चलो किडनी ट्रांसप्लांट तो स्कीम में कवर हो रहा है, बट लिवर ट्रांसप्लांट को भी आज भी अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से पेशेंट से रिलेटिव को जो भी है बिल्स का अमाउंट वो जमा करनी पड़ती है। तो इसको अफोर्ड कुछ फैमिली जो है वो ये कर नहीं पाएगी, पूरा का पूरा बिल करना है, पेमेंट करना, वो कर नहीं पाएगी। तो इसमें लो कॉस्ट में हम लोग आगे कर सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी का यूज करके? इसमें तरीका है। हॉस्पिटल भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका क्या रहता है कि अगर वो 10 ट्रांसप्लांट करते हैं, से उनका पैकेज है 20 लाख का, तो 10 ऐसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो 2 ऐसे ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं जिनसे वो 15 लाख में ही करें। तो वो देखते हैं, वो सारे पेशेंट को कम में नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली उनको डॉक्टर को फी देना है, दवाइयों का खर्च निकालना है, हॉस्पिटल को मैनेज करना है। सो वो अगर इस रेशियो में बैठता है कि 80% उनके फुल पैकेज मिल रहे हैं, 20% अगर उनको लेस अफोर्डिंग क्लास के पेशेंट हैं जो उन्हें पे नहीं कर सकते, तो वो करते हैं। जिसे अपोलो करता है, बहुत सारे दूसरे लोग भी करते हैं। बट कोशिश ये रहती है कि अल्टीमेटली पेशेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फ्री में हो रहा है। और जैसा मैंने बोला कि ट्रांसप्लांट के बाद की भी जो जर्नी होती है ना, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। ट्रांसप्लांट करना तो एक बात है, बट ट्रांसप्लांट के बाद उसको जो इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ हैं और उसको करीब इनिशियली 1-2 साल तक ना हमेशा हम लोग ट्रैक करते हैं कि उसका कुछ पैरामीटर्स ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ तो बुलाकर वापस से कुछ ट्रीटमेंट करके ठीक करो। बिकॉज जो भी ट्रांसप्लांट करते हैं हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर रहता है, उसको सक्सेस रेट दिखलाना है कि अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो उसका आउटकम कैसा है, लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं कि नहीं। अगर वो आउटकम कंप्रोमाइज होता है तो जो नेशनल लेवल पे वो लोग प्रेजेंट करते हैं डेटा ना कि आपने 1000 ट्रांसप्लांट किया लेकिन पता चला 500 लोग मर गए, तो क्या फ़ायदा। योर मॉर्टेलिटी इज 50%, तो यू हैव टू मेंटेन योर सक्सेस रेट। तो जैसे लीवर में 94% है तो सक्सेस रेट मेंटेन करना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी देखनी रहती है कि जिस पेशेंट का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो ट्रांसप्लांट के बाद जो प्रिकॉशन आप देने वाले उसको फॉलो करने वाला है कि नहीं। बहुत सारे पेशेंट इतने गरीब होते हैं कि उनको पोस्ट ट्रांसप्लांट मेडिकेशन ये सब मैनेज नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली वैसे पेशेंट बचते नहीं हैं, वो एक्सपायर कर जाते हैं ट्रांसप्लांट के बाद भी। यू आर नॉट एबल टू सेव देम, तो वो सब पार्ट रहता है। बट यस, अभी ऐसा है कि मनी इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर फॉर हॉस्पिटल लाइक अपोलो। दे ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू द पेशेंट। अगर पैसे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो देन दे लुक फॉर सम NGO, सम ट्रस्ट, सम ऑर्गेनाइजेशन विच कैन इक्वली सपोर्ट। कभी टाटा ट्रस्ट सपोर्ट करता है, कभी ये लोग हेल्प करते हैं, लाइक प्रसाद या विकास जी हेल्प करते हैं, तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाता है, फिर हॉस्पिटल कुछ सपोर्ट कर देता है, ऐसा तो रास्ता निकल आता है। एज अ CS के रिप्रेजेंटेटिव करके हम लोग जो ये हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में हम किस प्रकार से समाज में प्रबंधन कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन।
अगर ऑर्गन डोनेशन के लिए हम लोग, मैं तो रजिस्टर हूँ पहले से, पर किसी को करना होगा तो वो कैसे कर सकते हैं? सो गुड क्वेश्चन. सो एक तो आप अपने सारे जितने भी कुलीग्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, आप उनको प्लीज़ बताना कि ऑर्गन डोनेट जो है ना, डोनेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो. अगर हम मर गए उसके बाद भी अगर हम जिंदा रह सकते हैं इफ़ वी हैव डोनेटेड आवर ऑर्गन्स. और नॉर्मली अगर हम मर गए इन द सेंस नेचुरल डेथ हुआ तो यू कैन ओनली डोनेट योर कॉर्नियाज, यू नो, 12 आवर्स 14 आवर्स में. अदर देन कॉर्निया, अदर टिश्यूज यू वॉन्ट बी एबल टू डोनेट.